नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एस सी गाइड में। मैं हूं आशीष रौतेला। दोस्तों, आज यूके पीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और ये जो नोटिफिकेशन है ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर के जो पद आने वाले थे उनके लिए है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले क्या आया था कि एक विज्ञप्ति जारी करी थी उन्होंने यूके पीएससी ने। तो उसमें बोला गया था कि 28 तारीख को एक नोटिफिकेशन आएगा, मतलब विज्ञापन आएगा जो ये फॉर्म वगैरह है इनके संबंध में। तो आज हम देखते हैं कि इसके बारे में जो ये टैक्स इंस्पेक्टर और जो ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि अधिशासी अधिकारी के पद हैं, ये कितने पद हैं, क्या इसकी योग्यताएं हैं, किस तरीके का सिलेबस रहने वाला है, पेपर का जो पैटर्न होगा वो किस तरीके का होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, जिससे कि आपको इसके बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ईज़िली अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसमें लिखा है कि जो विज्ञापन प्रकाशन हुआ है वो हुआ है 28 तारीख को, जो कि आज की डेट है। और इसमें जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है ये कितनी है, ये है 18 सितंबर 2023। तो 18 सितंबर 2023 तक आपको किसी भी हाल में ये फॉर्म भर लेना होगा। और एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं बने हैं, ठीक है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस हो गया, या फिर अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके पास कोई कैटेगरी वगैरह है, तो उस कैटेगरी के अगर डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो गए हैं, जैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का हो सकता है, इनका मतलब ओबीसी का हर 3 साल में बनता है और ईडब्ल्यूएस का हर साल बनता है। तो अगर आपके पास अभी ईडब्ल्यूएस का नहीं है और ओबीसी का भी नहीं है, तो उसको फटाफट बना लीजिए 18 तारीख तक। तो देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई है। दोस्तों, मैं इसमें आपको हर पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको वही चीज़ें बताऊँगा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो पहला जो इम्पोर्टेंट मतलब पॉइंट है वो ये है रिक्तियों का विवरण, कि जो पोस्ट आई हैं ये आखिर में पोस्टें हैं कितनी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये पहले है अधिशासी अधिकारी, जो कि नगर पंचायत में है, ठीक है। तो जो अधिशासी अधिकारी है ये क्या होने वाला है, ये नगर निगम और नगर पालिका वगैरह उनमें नहीं होने वाला है, ठीक है। ये सिर्फ नगर पंचायत जो भी हैं उत्तराखंड में, ये उनके लिए है। तो इसमें क्या है कि इसमें ये बताया गया है कि जो टोटल पद रहने वाले हैं जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत में है वो है कितने, वो है 63। तो यहाँ पे इन्होंने डिटेल से बता रखा है। और ये जो पोस्ट होती है ये कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो टोटल पद कितने हैं, 63 है, 63 है। इनमें से जो मतलब जो टोटल हैं इनमें से लड़कियों के 16 पद हैं, ठीक है। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यानी कि जो डीएफएफ वाले हैं, ठीक है, डीएफएफ के कितने पोस्ट हैं, डीएफएफ की 1 पोस्ट है। और जो पूर्व सैनिक है इनके 3 पद हैं। जो दिव्यांग है इनके 2 पद हैं। और उत्तराखंड के जो अनाथ बच्चे हैं इनका 1 पद है। इसके अलावा जो अनारक्षित की, ये तो टोटल वाली बात हो गई, ठीक है। अगर हम अनारक्षित की बात करें यानी कि हम जनरल की बात करें, तो जनरल में 39 पोस्ट ये हो गई, ठीक है। टोटल 39 पोस्ट है जनरल में। इनमें से जो 11 पोस्टें हैं वो किसकी है, वो उत्तराखंड जो महिला है, जनरल वुमेन है, उनकी है। इसके बाद आता है ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 6 सीटें हैं और इन 6 सीटों में जो 1 सीट है वो ईडब्ल्यूएस जो वुमेन्स है उसके लिए है। फिर वैसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जो हमारा ओबीसी है, ठीक है, ओबीसी के 8 पद हैं। और इन 8 पदों में से जो ये 2 पद हैं ये किसके हैं, ये जो ओबीसी महिलाएं हैं उनकी है। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी में कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है, खाली है। और अनुसूचित जाति यानी कि एससी जो है इसमें 10 पोस्ट हैं और इनमें से 3 जो पोस्टें हैं वो उत्तराखंड जो महिला है, मतलब एससी वुमेन है, उनकी है। तो ये कुछ मतलब विवरण था, ठीक है, पोस्टों का। तो ये किसका है, ये है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि ईओ की जो वैकेंसी है ये है वो पोस्ट है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो इसमें अगला पोस्ट थी, एक तो अधिशासी अधिकारी हो गई थी ईओ की, और जो दूसरा है वो है टैक्स इंस्पेक्टर की, ठीक है। तो ये जो टैक्स इंस्पेक्टर है, देखते हैं इसमें कितनी पोस्टें हैं। तो लिखा है कि टोटल कितनी पोस्टें हैं, 22 पोस्टें। तो कर व राजस्व निरीक्षक, इसकी टोटल कितनी पोस्टें हैं, 22 पोस्टें हैं। और इनका जो विवरण देखते हैं वो किस किस प्रकार से है। तो इसमें लिखा गया है कि जो टोटल पोस्ट है वो है 22 और इन 22 में से 3 जो पोस्टें हैं वो उत्तराखंड मतलब महिला यानी कि जनरल वुमेंस की हो जाएंगी। उसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है। जो पूर्व सैनिक है इनके लिए 1 पोस्ट है। जो दिव्यांगजन है इनके लिए भी 1 पोस्ट है। और जो उत्तराखंड के जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए भी कोई पोस्ट नहीं है। फिर अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल में टोटल 13 सीटें हैं। इन 13 में से 3 सीटें किसकी है, जनरल वुमेंस की है। ईडब्ल्यूएस में 2 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस वुमेंस की कोई सीट नहीं है। ओबीसी की अगर हम बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग की, तो इसमें 3 सीटें हैं, फिर से ओबीसी वुमेन की कोई सीट नहीं है, ठीक है। फिर अनुसूचित जनजाति यानी कि इसमें एसटी की 1 सीट है।
और एसटी वुमेन की तो कोई नहीं है, ठीक है। तो एसटी में अभी हमने अधिशासी अधिकारी में देखा था तो उसमें 0 पोस्ट थी एसटी की, लेकिन यहाँ पे एसटी की 1 पोस्ट है। और अगर हम एससी की बात करते हैं अनुसूचित जाति की, तो यहाँ पे टोटल 3 पोस्ट है और एससी वुमेन्स की कोई पोस्ट नहीं है। तो ये इस प्रकार से कुछ विवरण था इसका। तो अब इसके बारे में देखिए कि बाकी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई है। तो अब आते हैं हम इनके मतलब ग्रेड पे के बारे में, इनका ग्रेड पे कितना है। वैसे तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसमें जो लेवल 5 का ग्रेड पे है, यानी कि 2800 रुपये का जो 2800 का ग्रेड पे है, जिसे हम लेवल 5 भी बोलते हैं, तो वो रहने वाला है और ये स्थायी प्रकार की होंगे, ठीक है। अब जो है हम देखते हैं अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट ये है हमारा कि अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में क्या है। तो जो शैक्षिक अर्हता है कंपलसरी वाली, उसमें ये बोला गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी, तो डिग्री होनी चाहिए, डिग्री मांग रखी है इसमें। फिर अधिमानी जो अर्हता है ये इतनी इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं होती है, अगर आपके पास नहीं है चल जाएंगे, और अगर है भी तो मतलब आपकी मर्जी है, वो आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, वैसे ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ। फिर उसके बाद एज जो है, एज क्राइटेरिया कितना है, तो जनरली जो उत्तराखंड में होता ही है 21 साल से लेकर के 42 साल तक की एज है, तो यानी कि एज का भी कोई इशू नहीं होगा किसी को। हालांकि इसमें जो अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है वो भी है, जैसे एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए छूट भी मिलती है, ठीक है। और जो मेरे ख्याल से जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी छूट मिलती है। लेकिन छूट का करना क्या है, क्योंकि 42 साल तो ऑलरेडी दे रखा है, तो ज़्यादातर मैक्सिमम जो लोग हैं वो 21 और 42 के बीच में ही रहते हैं। तो ये हो गया क्या आयु के संबंध में। अब जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरा जाएगा, और फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरते हैं ये सबको ही पता है। बाकी मैं बता देता हूँ कि थोड़ा इसमें फ़ीस के बारे में कितना स्ट्रक्चर है। तो जो जनरल वाले हैं और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो इनको कितना, और इसके अलावा जो ओबीसी वाले हैं तो इनको 172 रुपये फ़ीस सबमिट करनी है इसमें। जो अनुसूचित जाति यानी कि जो एससी वाले हैं और जो एसटी वाले हैं इनको 82 रुपये, मतलब 82.5 रुपये फ़ीस देनी है। जो अनाथ बच्चे हैं उत्तराखंड के लिए, इनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, इनके लिए पूरा फ्री है। और जो दिव्यांगजन है तो इनके लिए भी कितना 22.5 रुपये फ़ीस है यहाँ पे। तो ये कुछ फ़ीस का स्ट्रक्चर था जो ऑनलाइन फ़ीस है उसका। अब जो अगला पॉइंट है इसमें देखते हैं हम, इसमें बता रखा है कि जो परीक्षा का जो प्रकार है वो किस प्रकार से होगा। तो लिखा हुआ है देखो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो परीक्षा होगी, तो क्या लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें कि 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा वो सामान्य हिंदी का होगा, ठीक है। और वस्तुनिष्ठ प्रकार मतलब ऑब्जेक्टिव, मतलब आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आपको उनमें से सही ऑप्शन पर टिक मारना है, ये है, ठीक है। तो इसकी जो अवधि होगी वो 2 घंटा होगा, और जो टोटल नंबर के मार्क्स होंगे वो है 100 नंबर का होगा। सेकंड जो पेपर होगा वो सामान्य अध्ययन का यानी कि जनरल स्टडीज़ का होगा। ये जो पेपर होगा ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। तो इसकी जो अवधि है वो बढ़ा रखी है इन्होंने 3 घंटे की, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं, ठीक है। और ये 200 नंबर का होगा, ये चीज़ ध्यान रख लेना, सेकंड पेपर 200 नंबर का होगा। इसको अभी आगे मैं डिटेल से बताता हूँ। ये जो इसका टोटल मतलब जो सिलेबस वगैरह रहने वाला है उसका क्या क्या पैटर्न होगा वो आप इस यहाँ पे देख लीजिए। सिलेबस भी अभी मैं बताता हूँ, ये पहले पैटर्न देख लीजिए। प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2, 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र 1 सामान्य हिंदी का है और दूसरा प्रश्न पत्र है वो जीएस का है। जो सामान्य हिंदी वाला है इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन होंगे। जैसे बता चुका हूँ मैं कि 4 ऑप्शन होते हैं जिसमें ABCD। और प्रश्न पत्र 2 भी ऐसे होंगे, यानी कि इसमें लिखित परीक्षा नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव जैसे लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस में होता है ना, लिखने के लिए आता है, ये जो आरओ वगैरह में भी आते हैं, वो इसमें नहीं है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब हिंदी वाला जो है वो 100 नंबर का पेपर होगा, और इंग्लिश वाला इंग्लिश कह रहा मैं, ये जो पेपर नंबर 2 है जीएस का वो 200 नंबर का होगा। तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे हिंदी में 100 और जीएस में होंगे 200। तो हिंदी के लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा और जीएस के लिए 3 घंटे का टाइम मिलेगा। और कुल अंक कितने होंगे 300 में से। तो जो आपकी मेरिट बनेगी, जो मार्किंग होगी वो होगी 300 में से। और सबको ही पता होता है कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, जो भी पेपर होते हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि ऋणात्मक मूल्यांकन उसमें होता है। तो अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो, अगर आप मतलब 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर कटता है, और एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 उसके मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं, यानी कि 1/4 कटता है, ठीक है। तो ये आपको सबको पता होगा। अब बात करते हैं हम कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसका सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस क्या रहने वाला है कि पहला पेपर है सामान्य हिंदी का, प्रश्नों की संख्या 100 है, टोटल अंक जो है वो 100 नंबर का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम 2 घंटा है। तो टॉपिक क्या क्या है, एक है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में क्या है, जैसे स्वर व्यंजन,
स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण, वर्णों का उच्चारण स्थान, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग आदि। तो जो लोग अभी ग्रुप सी के मतलब एग्ज़ाम यानी कि यूके ट्रिपल एस सी की तैयारी कर रहे थे और उनका मतलब काफ़ी लोगों को ये लग रहा था कि चलो भाई अब वीडियो वगैरह में हो गया है, पेपर वेपर हो गया है, मतलब पटवारी वगैरह में हो गया, तो अब हमको क्या करा, अब हमारा हिंदी से थोड़ा पीछा छूट गया, अब हमको सिर्फ जीएस वीएस पढ़ना है। तो देख लो भाई ये चीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी फिर से इन्होंने पूछ ली, तो सिलेबस कभी भी चेंज हो सकता है, तो इसलिए आप लोग क्या किया करें, अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखा करें। ऐसा ना सोचे कि यार कि अब हिंदी से पीछा छूट गया है, यहाँ पे फिर से हिंदी आ गई है। तो फिर शब्द समूह में क्या है, तद्भव, तत्सम, ये सब है। शब्द रचना में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास वगैरह ये है। और फिर पर्यायवाची है, विलोम है, अनेकार्थी शब्द है, श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं। तो ये आप आराम से देख लीजिएगा, मैं इसको हमारा जो टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें भी शेयर कर दूंगा, और जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप वो मतलब देख सकते हैं। आप बार बार मुझे मैसेज करके बोलते हो कि सर लिंक क्या है, लिंक क्या है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो वहाँ से एक बार उसको ना वहाँ से चेक कर दिया करो। तो इस पीडीएफ को मैं वहाँ पे भी अपलोड कर दूँगा। इसके बाद ये हिंदी का तो आपने देख लिया होगा, जैसे कि व्याकरण में इधर ये क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, ये सब है। अब हम आते हैं जो सेकंड पेपर है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो ये आपके सामने जो आप देख पा रहे होंगे, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र, ये 2 है, ठीक है। तो इसमें 200 नंबर का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटा समय होगा। तो इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप करंट अफेयर्स बोलते हो ना, तो करंट अफेयर्स कितने नंबर का आएगा, ये आएगा 20 नंबर का। तो ये मान के चल लो 200 नंबर के क्वेश्चन में 20 नंबर तो करंट अफेयर्स आनी आनी है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज है। तो आपको करंट अफेयर्स वगैरह स्किप नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। दूसरा आता है खेलकूद। तो जो खेलकूद है यहाँ से 10 नंबर का आएगा, ठीक है। 10 नंबर के क्वेश्चन खेलकूद से डेफिनेटली आएंगे। तो इसमें क्या क्या है, इसमें जैसे विश्व, भारत, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण खेलकूद प्रतियोगिताएं कौन कौन सी है वो हो गया, पुरस्कार कौन कौन से हैं, जैसे कि बोलते नहीं कौन सा कप किससे रिलेटेड है, और इससे संबंधित जो भी व्यक्ति हैं खेल से संबंधित उनके बारे में भी पूछ सकता है। तो इसमें उत्तराखंड और उसका मिक्स है, ठीक है। तो खेलकूद से 10 नंबर का। फिर है भारत का इतिहास, जो इंडियन हिस्ट्री है वहाँ से 20 नंबर का है। तो हिस्ट्री भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बाकी ये इसके अंदर ये क्या क्या लिखा हुआ वही होगा, प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया, आधुनिक, जनरली जो हम पढ़ते हैं वही सब हैं, ठीक है। अब आता है अगला भारतीय संविधान, यानी कि पॉलिटी की बात आती है, तो ये भी भाई 20 नंबर का है, ठीक है। तो पॉलिटी भी कितने नंबर की है, 20 नंबर की है। फिर आती है अर्थव्यवस्था, तो इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक्स, ये कितने की है, 10 नंबर की है। तो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं सबका अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा इन्होंने कम वेटेज दिया है यहाँ पे, और इसके मतलब किसके कंपैरिजन में, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि भूगोल है, ज्योग्राफी है, तो ये भी 20 नंबर का है। तो हिस्ट्री 20 नंबर की है, ज्योग्राफी 20 नंबर की है, पॉलिटी भी 20 नंबर की है, उसके अलावा करंट अफेयर्स 20 नंबर के हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स यहाँ पे 10 नंबर की है, तो इसको ध्यान में रख लेना। अब बढ़ते हैं आगे सिलेबस में, जो आगे है और क्या है इसमें, देखो सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण। तो जो पर्यावरण और सामान्य विज्ञान है, जनरल साइंस है, ये है 10 नंबर का। तो ये भी, इसका वेटेज भी इन्होंने कम रखा है, ठीक है। 10 नंबर की जो साइंस है वो भी 10 नंबर की आएगी। हालांकि जो साइंस एंड टेक है, जिसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बोलते हैं, वो इन्होंने अलग से दे रखा है, वो भी जनरली कभी कभी तो वो साइंस में ही आ जाता है, लेकिन इसमें उन्होंने अलग कर रखा है, ठीक है। तो 10 नंबर का ये हो गया क्या, पर्यावरण एवं सामान्य विज्ञान। इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक है ये आप देख लेना, ये जो भी लिखा हुआ है, मैं इतने डिटेल से नहीं बता रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद है भारतीय कृषि। तो यहाँ पे कृषि एक अलग से टॉपिक दिया गया है सिलेबस में, और कृषि से भी 10 नंबर का पूछ सकते हैं। जैसे इसमें क्या आ जाएगा, जैसे इसमें जो श्वेत क्रांति होती है हमारी, और हरित क्रांति होती है, ठीक है, जो जैव प्रौद्योगिकी होती है, भारतीय किसानों की समस्याएँ वगैरह हैं, मृदा के बारे में, ये सब इसमें आ जाएगा भारतीय कृषि में। इसके बाद इसी में सिलेबस में आगे, जैसे मैं बता रहा था आपको कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसे इंग्लिश में साइंस एंड टेक बोलते हैं, तो ये भी यहाँ पे 10 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद आता है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का पेपर है, तो उत्तराखंड तो होगा ही सिलेबस में। तो जो उत्तराखंड का इतिहास है वो कितने नंबर का है, वो है 10 नंबर का। जनरली पहले क्या होता था कि कभी कभी पेपरों में क्या होता था कि आप उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ रहे हो और हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन 2 नंबर आ गए, 1 नंबर का आ गया, कभी कभी आता ही नहीं था, तो वो पूरा वेस्टेज चले जाता था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कर रखा है इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने उत्तराखंड के अंदर भी जो अलग अलग हमारी कैटेगरी है, जैसे भूगोल है उत्तराखंड का इतिहास है, अर्थव्यवस्था है उत्तराखंड की, तो इनको भी इन्होंने अलग अलग बांट रखा है, ठीक है, नंबर्स में। तो ये एक अच्छी चीज़ कर रखी है। तो 10 नंबर से आएगा उत्तराखंड का इतिहास। अगर आपने चंदवंश, पंवारवंश, कत्यूरी, कुणिंद वगैरह ये सब अच्छे से पढ़ रखा है, या फिर जो स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड का योगदान क्या था, उत्तराखंड राज्य आंदोलन में उत्तराखंड में क्या क्या चीज़ें हुई,
क्या क्या आंदोलन हुए थे, कब कब कौन कौन सी संस्थाएं बनी थी, तो ये सब आ जाएगा उत्तराखंड का इतिहास में, ठीक है। तो ये है 10 नंबर का। इसके बाद है उत्तराखंड की संस्कृति। तो उत्तराखंड की संस्कृति भी 10 नंबर की है, जिसमें जैसे उत्तराखंड की जनजातियाँ हो गई, त्यौहार वगैरह, आभूषण वगैरह हो गया, शिल्प नृत्य वगैरह, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये उत्तराखंड की संस्कृति में आती है और ये भी है 10 नंबर का। फिर सिलेबस में आगे बढ़ते हैं हम, तो इसके बाद आता है उत्तराखंड का भूगोल एवं जननांकी। तो भूगोल एवं जननांकिकी में क्या है, इसमें उत्तराखंड में जो हिमालय वगैरह इसकी विशेषताएं हो जाएंगी, नदी पर्वत दर्रे वगैरह, और जो खनिज संसाधन वगैरह है, ठीक है, आपदा प्रबंधन वगैरह, वो सब इसमें आ जाएगा, किसमें, जननांकी में। और ये किसके है, भूगोल जो है ये 10 नंबर का है। अब इसके बाद आता है उत्तराखंड की आर्थिकी। तो उत्तराखंड का जो आर्थिकी है और इसका जो राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रवेश है वो है 20 नंबर का। जो भारत का जो अर्थव्यवस्था है ना वो उन्होंने 10 नंबर की दे रखी है, लेकिन उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था वगैरह है ना वो इन्होंने यहाँ पे 20 नंबर की दे रखी है। और इसमें देखो राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश भी इसी में है, क्योंकि राजनीतिक प्रशासनिक परिवेश मतलब इसमें जो पंचायती राज वगैरह है, जो सामुदायिक विकास वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो नीतियाँ वगैरह क्या क्या थी वो सारा का सारा इसी में आ जाएगा। और ये कितने हैं, ये 20 नंबर का है भाई। इसके बाद आगे देखते हैं हम, और इसी में क्या है, इसी में आगे ना ये 20 नंबर का है, इसी में आगे प्रशासनिक व्यवस्था जैसे मैंने बताया था ये भी है, ठीक है। अब जो हिस्ट्री मैंने आपको बताई थी ना गोरखा वगैरह की, वो तो अलग है, लेकिन जो गोरखाओं का जो या ब्रिटिश शासन का जो भी भूमि संबंधी व्यवस्थाएं थी, जो उनका प्रशासन वगैरह था, ठीक है, भूमि प्रबंधन कैसा था, जैसे थोकदारी वगैरह थी, क्या थी, केसरे हिंद क्या था, आपने सब उत्तराखंड में पढ़ रखा है ये सारी चीज़ें, अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो, ठीक है। तो ये सारा का सारा भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। राजस्व पुलिस व्यवस्था के बारे में आ गया। फिर आर्थिक परिवेश में जो सीमांत जनपदों का प्राचीन काल में तिब्बत से व्यापार कैसे होता था, क्या स्थिति थी, स्थानीय कृषि पशुपालन वगैरह, चकबंदी वगैरह, ये सब किस में आ जाएगा, ये सब आ जाएगा उत्तराखंड की आर्थिकी में। तो उत्तराखंड की आर्थिकी कितने की है, ये है 20 नंबर की। फिर यहाँ पे अगला है वो है उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन। तो उत्तराखंड के जो संसाधन है इन्होंने इसको एक अलग से टॉपिक दे रखा है, और ये आएगा 10 नंबर का। मतलब जो आर्थिकी है ना, वैसे तो संसाधन वगैरह उत्तराखंड के अर्थव्यवस्था में ही आ जाती है, लेकिन इन्होंने अर्थव्यवस्था में से भी जो उत्तराखंड का जो आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन है इसको अलग कर रखा है। क्यों कर रखा है, क्योंकि इसकी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो चाहते हैं कि बच्चों को ये चीज़ें पता हो कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पर आपको पता होगा कि जल वगैरह हैं, डैम्स वगैरह बन रहे हैं, जड़ी बूटी है, कृषि पशुधन वगैरह है, और भी पर्यटन है, हमारा खनिज है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या है वो इसमें आ जाएंगी। तो आप डिटेल से इसको देख लेना। तो ये भी कितने का है, 10 नंबर का है। तो ये अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूँ उत्तराखंड की, तो लगभग ये 30 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर का हमने ऊपर देख लिया और 10 नंबर का ये है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है उत्तराखंड में, ये चीज़ ध्यान में रख लेना आप। अब इसके बाद जो सिलेबस में जो लास्ट पॉइंट है वो है सांख्यिकी विश्लेषण आरेख एवं रेखाचित्र। तो ये एक अलग टॉपिक है, शायद से आपने ये पहले पढ़ा नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें वैसे ये भी 10 नंबर का है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें क्या होगा कि अभ्यर्थी की सांख्यिकीय आरेखों एवं रेखाचित्रों के रूप में प्रस्तुत सूचना से निष्कर्ष निकालने और उनका निर्वचन करने की जो योग्यता है उसका परीक्षण होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल एक टेबल है, या फॉर एग्जांपल एक पाई चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डाटा दे रखा होगा, ठीक है। जैसे डीआई होता है ना, डीआई आपने अगर सुना होगा, डीआई वगैरह होता है जहाँ पे डाटा वगैरह दिया गया होगा, फिर उसके नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे होंगे। तो आपको इन टेबल्स में देख के या इस पाई चार्ट वगैरह में देख के आपको उन क्वेश्चन का आंसर निकालना है। हो सकता है कि यहाँ से आपको डाटा उठा करके जैसे कि फॉर एग्जांपल मतलब जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से प्लस माइनस या गुणा भाग करना पड़े, और उसके बाद आप फाइनल आंसर तक पहुँचो। तो दोस्तों ये सिलेबस है जो टैक्स इंस्पेक्टर है और जो अधिशासी अधिकारी है इसका। बाकी जो आगे है ये सिलेबस जो है वो इंग्लिश में लिखा है और कुछ नहीं है। और यहाँ पे ये चीज़ जो दे रखी है ये मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे जो लिखित परीक्षा वगैरह होगी तो वो कहाँ कहाँ होगी, ठीक है। तो लिखित परीक्षा जो है नाम लिखित परीक्षा है, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी ये। तो ये जो इनके सेंटर हैं ये सेंटर कोड दे रखे हैं, जैसे अल्मोड़ा है, रानीखेत है, चंपावत है, पिथौरागढ़ है। तो ये आपके आसपास जो है आप अपने हिसाब से इसको देख लेना और उसके बाद इसको कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे ये टोटल कितने हैं, 20 जो परीक्षा केंद्र है वो बता रखे हैं। तो इसके बाद आई थिंक इसमें कुछ है नहीं, और यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे गए हैं कि अभ्यर्थी की संख्या के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा हेतु नगरों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर आवेदित नगरों में परीक्षा केंद्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किंतु अपरिहार्य परिस्थितियों में अभ्यर्थी को उनके विकल्प के इतर अन्य नगर भी आवंटित किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, जनरली ये तो हर बार होता आया है।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियोस पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक किया करो और अपने दोस्तों में भी शेयर किया करो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।